बाबा केदार के दर्शनों के बाद हम वापसी कर रहे हैं केदारनाथ से। और वापसी में हम आपको दिखाएंगे किस तरह के नज़ारे हैं, क्या कुछ बदला है। जिस दिन हम ऊपर आए थे उस दिन किस तरह था और आज जो है किस तरह है। और इस समय अब ये देख सकते हैं आप, लगातार गौरीकुंड से जो तीर्थ यात्री हैं वो केदारनाथ की ओर आ रहे हैं और हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं। और ये सामने जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है ये भैरवगढ़ का ग्लेशियर है, जो कि जिसके कारण बड़ी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई केदारनाथ में। ये ग्लेशियर यहाँ पे बार बार यहाँ पे टूटने के कारण कई बार इसको प्रशासन ने खोला, लेकिन ये टूटता रहा। उसके बाद जो है जो खाद्य सामग्री थी उसको केदारनाथ पहुँचाने में बहुत सारी दिक्कतें आई। और अब आप देख सकते हैं, आप इस समय ये खुला है, लेकिन जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है केदारनाथ का, उससे कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में भी ये ग्लेशियर चुनौती उत्पन्न कर सकता है प्रशासन के सामने। इस ग्लेशियर से गुजरते हुए हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितना ऊंचा है ये यात्री। ये ग्लेशियर यहाँ पर, हालांकि ये छोटा है, इसके थोड़ी सी आगे एक बड़ा ग्लेशियर है जो लिमचिली के ठीक ऊपर है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ बर्फ़ है और उस बर्फ़ के बीच से जो है यात्री गुजर रहे हैं। बहुत ही रोमांचक ये अनुभव आप इसको कह सकते हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा जो है, पैदल केदारनाथ यात्रा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही कठिन है, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलता है। और वही अनुभव हम आपके साथ, देखो कई लोग जो है घोड़े खच्चर में जो है केदारनाथ पहुंच रहे हैं यात्री, ये देख सकते हैं आप। और लकड़ी तक केदारनाथ में, क्योंकि लकड़ी भी नहीं होती है, लकड़ियाँ भी घोड़े खच्चरों के माध्यम से ही केदारनाथ पहुंचती है। और यही कारण है कि केदारनाथ में हर एक चीज़ महंगी है। उसका कारण, एक कारण ये भी है कि जो है केदारनाथ तक सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वहाँ पानी भी पहुंचाना है, अगर वहाँ लकड़ी भी पहुंचानी है, कुछ भी पहुंचाना है, तो वहाँ पे आपको घोड़े खच्चरों के माध्यम से पहुंचाना पड़ता है गौरीकुंड से। और गौरीकुंड से कम 2000 रुपये घोड़े खच्चर का जो है केदारनाथ तक का है। तो उसके कारण वहाँ पे महंगाई रहती है किसी भी चीज़ में लोग। और इतनी दुर्गम इलाके में कोई भी चीज़ हमें सस्ते में मिल जाए ये हो भी नहीं सकता, संभव भी नहीं है। तो इस समय भैरवगढ़ से थोड़ी आगे हम निकले हैं और आप देख सकते हैं बर्फ़ का बड़ा सा पहाड़ जो है लगातार हमारे एक पैरेलल में हमें दिख रहा है। और यहाँ से जो गौरीकुंड की दूरी है वो अभी भी जो है करीब 13 किलोमीटर है। यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं साइन जो बोर्ड लगा है यहाँ पे, इस पे लिखा है। और ये तो जब भी आप केदारनाथ आए हैं, खासकर अगर आप आजकल आना चाह रहे हो, वैसे तो आजकल रजिस्ट्रेशन जो है बंद कर दिए हैं प्रशासन ने, लेकिन अगर आपका पहले रजिस्ट्रेशन है और आप आ रहे हैं यात्रा पर, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें। पहले तो आप कम से कम सामान अपने साथ रखें। ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत नहीं होती। केवल अगर आप पैदल खासकर यात्रा कर रहे हैं और आपने ज़्यादा सामान रख दिया तो वो आपके लिए मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी पैदल खड़ी चढ़ाई रहती है, तो उसके दौरान बड़ी दिक्कतें होती है। तो कम सामान रखें, आप उतना ही रखें जितना ज़रूरी है। गैर ज़रूरी सामान बिल्कुल भी जो है आप अपने साथ ना लाएँ केदारनाथ यात्रा में। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो ये होता है कि आप जो है पर्याप्त इस तरह के कपड़े लाएं जो गंदे ना हो जल्दी, या फिर जिनका कलर जो है डार्क हो। लाइट कलर के कपड़े जो है आप यहाँ लाओगे तो बहुत ही जल्दी गंदे हो जाएंगे। डार्क कलर के कपड़े आप ला सकते हो तो ज़्यादा। और गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी हैं, आपको गर्म कपड़े यहाँ पे लाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का मौसम है, कभी भी बर्फ़बारी पड़ सकती है और कभी भी जो है यहाँ पे धूप खिल सकती है, कुछ भी। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे साथ भी हुई, और एक चीज़ हम लाना भूल गए, वो है सनग्लासेस। आप चश्मा जरूर लाएं, जो ब्लैक एंड वाइट चश्मा होता है उसको लाएं अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं, क्योंकि उसकी भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर धूप खिलती है तो उसके बाद
जो बर्फ़ है वो सीधे आँखों में चमकती है, उससे आँखों पे असर पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको चश्मे भी ज़रूर लाने चाहिए। तो हम धीरे धीरे इस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं और इस यहाँ पर चलना सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, एक तरफ खच्चर चल रहे हैं और दूसरी तरफ भी खच्चर चल रहे हैं। घोड़े खच्चर दोनों तरफ चल रहे हैं, एक तरफ ऊपर से आ रहे हैं, एक तरफ नीचे से आ रहे हैं। कब आपके पीछे से कौन सा खच्चर आ जाए, घोड़ा आ जाए, आपको धक्का मार दे, कह नहीं सकते। तो इसलिए सावधानी के साथ जो है आपको यात्रा करनी होती है और इसके लिए आपको घर से प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। और ख़ासकर अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो एक सलाह मैं आपको ज़रूर दूंगा कि करीब 1 माह पहले से आप जो है नियमित 4-5 किलोमीटर पैदल चलें। तो आपको ये जो अगर आप नियमित रूप से पैदल अगर 4-5 किलोमीटर 1 माह से चल रहे हैं तो आपको ये यात्रा आपकी बहुत सुगम हो सकती है। ये भी एक फैक्ट है और बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं और अपनी यात्रा को बेहद आसान बना देते हैं। तो ये भी हम साथ साथ रास्ते में जहाँ तक नेटवर्क रहेगा हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते रहेंगे, किस तरह हमें यहाँ पे आना है, क्या क्या हमें यहाँ पे करना है। दूसरा, कोशिश ये कीजिए जब आप यात्रा पे आते हैं तो उससे पहले आप जो है ऑनलाइन अपनी बुकिंग कर दें, चाहे आप गढ़वाल मंडल में करें, चाहे एक प्राइवेट होटल बुक करें, क्योंकि अगर आप यात्रा में आते हैं और यहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ी तो कमरों के रेट भी बढ़ते रहेंगे उस अनुसार। तो आपका जो बजट है वो भी जो है गड़बड़ा सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि केदारनाथ आने से पहले अगर आपको यहाँ रुकने का आपका प्लान है तो आपको ऑनलाइन बुकिंग का सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है गढ़वाल मंडल का। आपको एक बेड वहाँ पे सिंगल बेड भी मिल जाता है और आपको रूम भी मिलते हैं, तो आपको ऑनलाइन वो बुक कर लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर आजकल की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप इन 2-4 दिनों के अंदर केदारनाथ आ रहे हैं तो आप इस अपेक्षा इस तभी आएँ जब आप ये कमरा यहाँ मिलना इस समय बहुत ही मुश्किल है। टेंट जो है अगर आपने काफ़ी मशक्क़त की तो टेंट आपको शायद उपलब्ध हो जाए, और टेंट में अगर आप रह सकते हो, अगर आप झेल सकते हो उतनी बर्फ़ के भी जो टेंट लगे हैं उनमें आप रह सकते हो तो तभी, नहीं तो अपनी यात्रा को आप कुछ दिन के लिए फ़िलहाल टाल भी सकते हैं जब मौसम जो है दोबारा सही होगा। क्योंकि अब मौसम विभाग का जो इंस्ट्रक्शन है जो ऑनलाइन आप देख सकते हैं उसमें आपको सारा पता होता है कि कब बारिश होने वाली, कब बर्फ़बारी होने वाली है। और अभी हाल फिलहाल में जो 1-2 दिन में बर्फ़बारी के संकेत हैं। अच्छा, अब हम एक दूसरे ग्लेशियर में पहुँचे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है केदारनाथ यात्रा के दौरान, सबसे बड़ा ग्लेशियर ये पड़ता है। कई फीट ऊंचा है ये ग्लेशियर, कई फीट ऊंचा, और इसके बीच से गुजरना यात्रा का अलग ही रोमांच होता है। ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ इस ग्लेशियर के अंदर से होकर गुजर रही है। एक रोमांचक अनुभव आप इसे कह सकते हैं और एक खतरा भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ऊपर यहाँ पर है। तो बहुत सारी पर जो है उसका फॉलो हमें करना चाहिए। तो ये ग्लेशियर मैं आपको इसको और करीब से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल अंदर हम इसके आ चुके हैं। देख सकते हैं आप कितना ऊंचा पहाड़ ये है। और ये जब जैसे यात्रा बढ़ेगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, थोड़ी माहौल गर्म होगा, मौसम गर्म होगा, तो ये फिर धीरे धीरे पिघलना शुरू होंगे। और फिर जब यात्रा जिस दौरान ख़त्म होती है, यात्रा कपाट बंद होते हैं, उस दौरान ग्लेशियर उससे 2-3 महीने पहले पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, नेटवर्क भी यहाँ पे वीक नेटवर्क सिग्नल चले गए थे वहाँ पे। तो ये ग्लेशियर ख़त्म हो गया यहाँ पे। मैं इधर से भी आपको दिखाऊंगा एक राउंड किस तरह का यहाँ पे है। ये देख सकते हैं आप, कई जहाँ जो है ये ग्लेशियर चुनौती बना रहता है प्रशासन के लिए, वहीं युवाओं के लिए एक कौतूहल का विषय भी बना रहता है और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। ये देख सकते हैं आप, कई युवा जो है यहाँ पे आनंद इसका उठा रहे हैं, और होना भी चाहिए। यात्रा अगर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं और आप उसे हंसी खुशी कर रहे हैं, खुशनुमा माहौल में कर रहे हैं, तो आपकी यात्रा बेहद सुखद होगी और बहुत मज़ा आपको यात्रा में आएगा। और अगर आपने थोड़ी सी भी कोई लापरवाही की तो वही सुखद यात्रा बहुत कष्टदायी बन जाती है।
और हम चाहते हैं कि हर एक प्रत्येक यात्री की जो बाबा केदार के दर पे आना चाहे उसकी यात्रा बेहद सुखद हो, यादगार हो। तो इसीलिए जो है जो भी कुछ हम बार बार, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कम से कम 20 से 25 बार केदारनाथ धाम आ चुका हूं, जो मुझे अनुमानित याद है। तो उसका जो अनुभव है वो कहीं ना कहीं जो है मैं आप लोगों से के साथ जो है बीच बीच में शेयर भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, ये किस इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। तो शायद जब आप यात्रा पर आए तो क्या पता मेरी इन बातों का आपको थोड़ी बहुत लाभ मिले और आपकी यात्रा सुखद हो। तो ये आप देख सकते हैं, अब हम गौरी को ये लिमचोली, जो बड़ी लिमचोली है उसके ठीक ऊपर है, यहाँ तक बर्फ़ पड़ी हुई है। और देखो युवा, आप देख सकते हो, ये देखो आप कितना जोश युवाओं में। कई युवा तो इस तरह से नग्न होकर के बर्फ में वो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए कितना आनंद युवा उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कई युवा इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में बना रहे। देखो ये सब करना अपने स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। आप बर्फ़ में कपड़े उतार रहे हो अपने और उसके बाद वहाँ पे खेल रहे हो बर्फ़ में, आपको नहीं पता इससे क्या हो सकता है। आपको तो हाइपरथर्मिया भी आपको हो सकता है, आपको कई तरह के बुखार आपको आ सकते हैं। और इस दुर्गम इलाके में, इस दुर्गम क्षेत्र में आप जा रहे हो जहाँ जो है चिकित्सा जो सेवाएँ हैं वो भी जो है इतनी मजबूत नहीं है, और फिर जो आपको कुछ होगा फिर। तो इन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, युवाओं को परहेज करना चाहिए। आप इतने दुर्गम इलाके में हो, आप कहीं देहरादून के पास मसूरी में नहीं हो जहाँ बर्फ़ पड़ी है, जहाँ आप बर्फ़ का आनंद उठा रहे हो। यहाँ पर बर्फ़ का आनंद उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये जगह। यहाँ पर आप केवल दूर से बर्फ़ को देख करके ही आनंद उठा सकते हैं। आप बर्फ़ के बीच में जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और बहुत बड़ी परेशानी आप अपने लिए बुला सकते हैं। तो ऐसे जो युवा हैं हमारे, उन लोगों के लिए इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह ना करें। वो इस तरह करने से उनका खुद का बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो उनके गार्जियन भी हैं वो भी उन्हें समझाएं कि अगर आप केदारनाथ यात्रा पे आपके बच्चे आ रहे हैं तो इस तरह की एक्टिविटी ना करें। वो बर्फ़ में जो है नग्न होकर के बर्फ़ में जो है आप खेल रहे हैं, यह आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर जो है दुकानें आवंटन की गई हैं प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों को, और इससे जहां स्थानीय लोगों को रोज़गार मिल रहा है वहीं जो यात्री हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा मिल रही है। रास्ते में उन्हें खाना पीना ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। स्थानीय लोगों को भी बड़े स्तर पर रोज़गार मिल रहा है। और इस बार जो मैंने देखा यात्रा मार्ग पर दुकानों की संख्या बहुत बड़ी है और ये होना भी चाहिए। दुकानों की संख्या बढ़ेगी तो रोज़गार भी ज़्यादा लोगों को मिलेगा, और साथ ही जो है जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको भी सामान सस्ता मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन होगा तो सस्ता सामान मिलेगा। ये होता रहना चाहिए। और हम लिमचोली के ठीक ऊपर लगभग हम इस समय पहुंच चुके हैं और लगातार अब यहाँ तक जो है बर्फ़ हमें देखने को मिलती है, जो मैंने देखा। इसके बाद बर्फ़ धीरे धीरे कम होती रहती है और बर्फ़ में चलना आपकी जो एनर्जी है उसको बहुत लॉस करता है। आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है बर्फ़ में चलने पर, और जैसे जैसे आप हाइट में जाते हैं ऑक्सीजन की भी कमी होती है। तो जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत बढ़ती है जिनकी, उनको भी अपने पास दवाइयाँ वगैरह और ऑक्सीजन किट जो होती है वो सब रखनी चाहिए अपने पास। आपको इस यात्रा में जितना आपको डिपेंड्स प्रशासन, सरकार और क्या बोलते हैं मंदिर समिति पर रहना है, उससे ज़्यादा आपको स्वयं भी अपनी यात्रा के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए आपको, और तभी एक अच्छी यात्रा आप कर पाएंगे। आप सब कुछ प्रशासन के भरोसे नहीं छोड़ सकते, कुछ चीज़ें आपको स्वयं भी करनी पड़ेंगी। और अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा, हमारे ठीक नीचे ये है बड़ी लिमचोली, ये देख सकते हैं आप बड़ी लिमचोली। अब यहीं से होते हुए गुजरेंगे हम, देखते हैं कहाँ तक नेटवर्क। वैसे मैंने ये देखा, मैं ये लाइव करने का मकसद ये भी है
कि कहाँ कहाँ तक नेटवर्क है, ये भी हमें बीच बीच में पता लगता रहे। तो मैंने ये देखा कि केदारनाथ में तो नेटवर्क है ही, हालांकि जब जो है वहाँ पे भीड़ बढ़ती है तो नेटवर्क वहाँ पे वीक हो जाता है, लेकिन रास्ते में मैं ये देख रहा हूँ कि नेटवर्क जो है अच्छा नेटवर्क हमें मिल रहा है, और ये अच्छी बात है। नेटवर्क में अगर आप हो तो आप सुरक्षित हो आज की डेट पे, क्योंकि नेटवर्क में अगर आप हो और आपको कोई परेशानी हो जाती है तो कल आप उसके लिए जो है मदद के लिए कॉल कर सकते हो। ये ज़रूरी है। तो नेटवर्क इस बार जो है पूरे रास्ते में है, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने दूसरा एक और सोने में सुहागा ये है कि नेटवर्क अगर रहेगा तो इस रास्तों की तस्वीरें, और जब आप गुजरोगे तो आप वीडियो कॉल के जरिए अपने चिर परिचित दोस्तों से, अपने घर वालों से भी आप वीडियो कॉल में बात कर सकते हो और आपका रास्ता आसानी से कट जाएगा। तो कई सारे बेनिफिट है नेटवर्क के, और वो इस बार ज़्यादातर रास्ते में, हालांकि हो सकता है कहीं कहीं पे ना हो, लेकिन ज़्यादातर रास्ते पे मैंने देखा नेटवर्क है। और ये आप देख सकते हैं, ये कैंप टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे जगह जगह पे, यात्री इनमें रुक भी सकते हैं। सारी सुविधाएं देखो, आप देखो यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, इसकी एक ये सोलर एनर्जी की प्लेट जो है बाहर पे रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ बिल्कुल बिजली की आवश्यकता भी नहीं है, सोलर प्लेट से चलेगा पूरा सिस्टम। तो इस तरह की सुविधाएं भी जगह जगह में की हुई हैं, और एक दो आदमी आसानी से छोटे से टेंट में रह सकते हैं। कई यात्री मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने साथ जो है छोटा वाला जो सिस्टम होता है वो उसको लेके चल रहे हैं कैंप का, जहाँ पे मर चुके हैं वहीं पे लगा रहे हैं। ये भी अच्छा सिस्टम है, सेल्फ डिपेंडेंट आपको। तो ये आप देख सकते हैं रास्ते में अभी, क्योंकि आज ही से यात्रा स्टार्ट हुई है, तो सफाई दिख रही है। बाद में जो गंदगी इन रास्तों में होती है वो भी एक बहुत दिक्कत का कारण रहती है। और मैंने एक चीज़ और देखी कि जो बुजुर्ग तीर्थयात्री होते हैं बुजुर्ग तीर्थयात्री, उनके साथ बड़ी दिक्कत होती है। एक तो बुजुर्ग होते हैं, चलने में उन्हें दिक्कत होती है, और फिर उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम पैदल तीर्थ यात्रा करेंगे बाबा केदार की, ये बड़ी जिज्ञासा होती है, हट होता है। तो उस कंडीशन में ये ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि उनको कभी भी अकेले आप ना भेजें, साथ में ज़रूर उनके आएँ, ताकि क्योंकि उनके साथ कई दिक्कतें रास्ते में हो सकती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पर चलने फिरने में हाथ पैर दर्द हो सकते हैं, यहाँ पर घोड़े खच्चर इतनी स्पीड पे चलते हैं कि किसी को टक्कर मार सकते हैं, कोई घायल हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो अगर कोई युवा उनके साथ रहेगा तो उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको केवल यात्रा पर थोड़ी परहेज़ करना चाहिए। अगर वो पूरी तरह सक्षम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ये लगता है कि इनको ज़रूर साथ होना चाहिए तो इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। और आप देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं, जो यात्री हैं, चलते आ रहे हैं। और ये रास्ते में मैंने जिस तरह से बोला था आपको हर जो है 100 मीटर 150 मीटर में दुकानें आपको मिल जाएंगी। और अभी जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जाने वाले यात्री कम हैं, और ऊपर केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या ज़्यादा है, और होगी भी, क्योंकि आज ही कपाट खुले हैं। और जो लोग दर्शन कर पाए होंगे या फिर जिन लोगों का बहुत ज़रूरी काम होगा वो लोग वापस लौट रहे हैं, बाकी लोग केदारनाथ में ही रुक रहे हैं। और संसाधन वहाँ पे कम है। मैं आपको कल रात की बात बताऊँ तो कल रात जहाँ हम रुके, और ये हमारे साथ नहीं, अमूमन 50% लोगों के साथ ये समस्या कल रात रही, क्योंकि कल जो है कपाट आज खुले हैं। कल हम जब वहाँ रुके तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो आई पानी की। सारी जितने पाइप है, सारी पाइपलाइनें जमी हुई है, और जो है 5-5 फीट बर्फ़ जो है उनके ऊपर पड़ी हुई है, उसके नीचे दबे हुए हैं पाइप। तो उन पाइपों को निकालने का प्रयास अब शुरू हो रहा है, क्योंकि लगातार बात जब तक उनको निकाल रहे तब तक फिर बर्फबारी हो रही है। तो बिना पानी के रहना पड़ा पूरी रात, और बिना पानी के आप समझ सकते हैं कि जल ही जीवन है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। चाहे आप कुछ भी करें, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। और आज भी ये चीज़ ज़रूर लोगों को फेस करनी पड़ेगी, 2-4 दिन तो करनी पड़ेगी, जब तक जो है सब चीज़ व्यवस्थित नहीं हो जाता तब तक ये दिक्कतें आएंगी। और अब हम
लिमचोली पहुंचने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ी लिमचोली है, इसके ठीक नीचे छोटी लिमचोली। अच्छा, तीर्थयात्रियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें खड़ी चढ़ाई चढ़ने में यही आती है। यहाँ पर जो ये कैंची की तरह करीबन 40-45 मोड़ हैं, ये तीर्थयात्रियों की जान निकाल देते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है इनकी। ये देख सकते हैं आप। और ये सामान, पिछले साल तक ऐसा होता था कि बर्फ़बारी कम होती थी, और इस साल एक गजब हुआ कि जनवरी फरवरी तक जो है बर्फ़ पड़ी ही नहीं। हर कोई ये सोच रहा था कि इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी, इस बार जो है जल संकट हो सकता है, ये होगा वो होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये सब हो गया। लेकिन मार्च के महीने में और उसके बाद जिस तरह से बर्फ़बारी हुई, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी कि अब बर्फ़बारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और यही परेशानी का सबक बना। मार्च फरवरी तक जो है सारी तैयारियां यहाँ पर लोगों ने अपने कर ली थी। यहाँ तक मैं कल देख रहा था, वहाँ पे गढ़वाल मंडल विकास निगम ने एक पूरी टेंट की कॉलोनी बना रखी है, पूरी कॉलोनी टेंट की बना रखी थी। उसमें आपके जो है सैकड़ों लोग रह सकते थे। इस तरह की मतलब का समय आने पर कल गढ़वाल मंडल ने अपने एक टेंट में, जिनमें 4 लोग रहते थे, उसमें जो है 16 लोगों को सुलाया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उतने सारे टेंट होते उनके, तो कितने लोगों को सुला सकते थे, इतनी व्यवस्था हो सकती थी। लेकिन बर्फ़बारी हुई बीच में और उनके सारे टेंट टूट गए। और अब उन्होंने बहुत मुश्किल से जो है 8-10 टेंट फिर खड़े किए, और उसमें किसी तरीके से जो है व्यवस्था की लोगों की। तो अगर वो चीज़ नहीं होती, तो बर्फ़बारी नहीं होती, तो दिक्कतें भी कम होती है। देख सकते हैं आप, तरह तरह की चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी यात्रा में। एक बुजुर्ग महिला, जिसको डंडी कंडी में जो है ये लोग जो है ले जा रहे हैं। और जो मैं इस यात्रा में देख रहा हूँ अभी, जो मेरी नज़र पड़ पा रही है, युवाओं की संख्या मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। यात्री जो है ज़्यादा संख्या में युवा हैं। पहले बड़ी संख्या में यात्रा में बुजुर्ग लोग होते थे, लेकिन अब यात्रा के साथ ही एडवेंचर भी बन गया है। युवा है सबसे ज़्यादा। और वैसे ये है कि युवा है तो मुझे पैदल ज़्यादा युवा दिखने चाहिए थे, लेकिन युवा भी घोड़े, खच्चर, हेली, इससे ही केदारनाथ जा रहे। पैदल जाने का साहस युवा भी नहीं कर पा रहे। तो कमज़ोर हमारी युवा पीढ़ी हो गई, ये भी नज़र मुझे आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ज़्यादातर प्रशासन ने ज़्यादातर घोड़े खच्चरों को सामान पे लगाया हुआ है, क्योंकि केदारनाथ में सबसे ज़रूरी है कि सामान यहाँ पहुँचे, तो सामान में लगा रखा है यहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता हूँ, अब यात्रा जिस तरह से बढ़ रही है, तो किस तरह के बजट आपको बनाने चाहिए वो भी मैं आपको। अगर आप हेली के माध्यम से चल रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपको 3000 से लेकर के 5000 के बीच टिकट हैं। अलग अलग हेलीपैड हैं, अलग अलग जगह, कोई कम दूरी के हैं, कोई ज़्यादा दूरी के हैं, तो उस तरह के हैं। तो आप इस तरह से अपना बजट बना सकते हैं कि इसमें आप आएँ। उसके सिवाय आप केदारनाथ में होटल की अगर बात करें, तो होटल का एक जो है कमरा जो है 2 बेड का हो, वो आपको अप्रोक्सीमेटली, मैं ये मानता हूँ, जो मैंने कल भी वहाँ पे देखा, कि 4000 समथिंग इसके इर्द गिर्द ही आपको कमरे वहाँ पे मिलेंगे, डबल बेड वाले। और मैं बात करूँ आपको घोड़े खच्चरों की, तो घोड़े खच्चर का जो रेट है, वो आप उसको गौरीकुंड से केदारनाथ भी ले सकते हैं, केदारनाथ से गौरीकुंड भी ले सकते हैं। और बीच बीच में अगर आपको कहीं लेना है, तो उसके लिए भी अलग से रेट प्रशासन ने निर्धारित किए हैं। लेकिन 2000 रुपये जो है गौरीकुंड से केदारनाथ, ये रखा गया है रेट, यही समथिंग 2000 रुपये करीबन। तो इतने में ही ऊपर से केदारनाथ से भी नीचे 2000 रुपये में चलता है। और अगर डंडी कंडी की बात करें आप, तो ये बहुत महंगी होती है। 4 लोग इसको ले आते हैं, तो करीबन 10,000 करीबन 9 या 10,000 करीबन जो है इसका रेट है। काफ़ी महंगा पड़ता है, हेली से भी महंगा। और ये सब चीज़ें हैं। हम लिमचोली के, बड़ी लिमचोली जो है उसके ऊपर चल रहे हैं, और बहुत ही कठिन सफ़र नीचे की साइड होता है। जब आप ऊपर जाते हैं तब थकते भी हैं आप, पैर भी दर्द होता है, लेकिन क्योंकि
दर्द तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। लेकिन जब आप नीचे आते हैं, जब आप थके रहते हैं ऊपर जाकर पैदल, नीचे दोबारा आते हैं तो तब पर बहुत मुसीबत होती है। आपके पैर पहले से ही थके हुए होते हैं तो दिक्कत होती है। अलग अलग रंग यात्रा को देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप टेंट, यहाँ पर जो है लोकल लोगों ने लगाए हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को आमंत्रण किए होंगे। फिर और ऐसी ही केदारनाथ यात्रा नहीं चलती, बल्कि नेपाली लोगों का भी बड़ा योगदान इसमें रहता है। अगर ये लोग नहीं होते तो ये जो सामान है उसको केदारनाथ में पहुंचाना ही बड़ा चुनौती हो जाती। तो इन लोगों को भी हमें शुक्रिया कहना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए कि इनके कारण यात्रा सुगम होती है आपकी। आपको वो सब चीज़ें केदारनाथ में मिलती हैं जो आपको चाहिए होती है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब देख सकते हैं आप टेंट, इन्हें भी आप ले सकते हैं रहने के लिए। यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है, देख सकते हैं आप लिमचोली के ठीक ऊपर। और यहाँ पर टेंट वगैरह ले सकते हैं आप, रह भी सकते हैं। रात को भोजन की व्यवस्था भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे काफ़ी संख्या में टेंट है। केदारनाथ यात्रा में कई लोग जो है लिमचोली को ही अपना पड़ाव बनाते हैं। तो यहाँ पे ठहरने की टेंट के रूप में बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे शौचालय भी प्रशासन ने बनाए हैं, सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और इस बार नेपाली युवा की नहीं बल्कि नेपाली युवतियाँ भी बड़ी संख्या में इस बार यात्रा में मुझे दिख रही है, देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। और टेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट ये इसमें 2 आदमी आसानी से सो सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ये। और ये यहाँ पे किसी ने प्रतीक्षालय के अंदर रेस्टोरेंट खोल दिया, ये गलत है भाई। यहाँ पर तो जो है सरकार ने प्रतीक्षालय बनाया था और आपने उसी में टेंट खोल दिया। अगर सरकार ने भी परमिशन दी है, अगर प्रशासन ने भी परमिशन दी है तो मैं उसे भी गलत मानता हूँ। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी होती है उसका यूटिलाइज उसी रूप में होना चाहिए, गलत रूप में उसका यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। अगर जिस आदमी को कुछ आपके यहाँ से खाना पीना नहीं होगा, वो अगर वहाँ पे बैठना चाहेगा तो वो हिचकिचाएगा वहाँ पे बैठने से, क्योंकि उसे लगेगा कि आपका जो है व्यावसायिक संस्थान वो है। तो इस चीज़ को थोड़ी हमें परहेज करना चाहिए। और घोड़े खच्चर क्या बताएं, बीच में कहीं भी घुस जाते हैं। आप बताओ, इतनी दिक्कत है उनके साथ। एक घोड़े के साथ, खच्चर के साथ एक आदमी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। एक हॉकर, जिसे हॉकर ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो घोड़े खच्चरों को छोड़ देते हैं, हॉकर की कोई व्यवस्था नहीं है, और उससे आम तीर्थयात्री जो है वो परेशान होता है, क्योंकि वो भागते हैं बेलगाम होकर के। तो इन चीज़ों पर भी पहले से ही प्रशासन अगर अपनी पकड़ रखे। अब देखिए इस खच्चर के साथ कोई नहीं है, इसके साथ एक होना चाहिए था, इसके साथ भी कोई नहीं है, इसके साथ भी कोई नहीं है, ये पीछे लास्ट में। अब देखिए आप, इनके घोड़े खच्चरों के साथ ही नियम है, एक खच्चर के साथ एक आदमी वहाँ होना जरूरी है। लेकिन आप 7-7, 8-8 खच्चरों को लेकर के एक ही आदमी चल रहा है। तो ऐसे लोगों के चालान भी होने चाहिए ताकि व्यवस्था ना बिगड़े और थोड़ी सी और हम आगे आते हैं। और ये बहुत ही बेहतर चीज़ इस बार हुई, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, पशु क्रूरता पर पिछली बार जो है बहुत हल्ला हुआ था, और घोड़े खच्चरों की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि वो ठंडे पानी के कारण उन्हें कई बीमारियाँ हो जाती। तो इस बार गीजर देखें आप, सामने गीजर, ये गीजर जो है घोड़े खच्चरों के लिए गर्म पानी करने के लिए लगा है। और ये गीजर देखिए, ये बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए, इसमें पानी नहीं है। आपने इतना खर्चा किया, मैं तो आपकी बड़ाई करना चाह रहा था, लेकिन आपने इतना खर्चा किया और उसके बाद रिजल्ट 0। पशु हेतु गर्म जल, रिजल्ट लास्ट में 0। गर्म जल है ही नहीं आपका। यात्रा के पहले दिन ही आपका सिस्टम यहाँ पर फेल हो गया। यात्रा का पहले दिन ही सिस्टम फेल है, आपका कोई आदमी नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह की देखो, इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, आपने मेहनत भी की, आपने अच्छा आइडिया भी लगाया, लेकिन लास्ट में अगर उसका रिजल्ट 0 हो गया, उसमें पानी नहीं है, उसका तार निकाला हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा रह गया। तो ये सब चीज़ें भी हमें
देखनी होगी और इसमें हमें सोचना होगा, क्योंकि अभी यात्रा शुरुआती दौर में है। आगे हम इसमें काम कर सकते हैं, इसमें सुधार हो सकता है। ये आप देख सकते हैं लिमचोली के ऊपर है हम। यहाँ पे लगातार अब टेंट अभी और यहाँ पे बनेंगे मुझे लगता है। देख सकते हैं आप, लगातार वहाँ पर काम कर रहे हैं लोग। स्थानीय लोगों को आवंटन वहाँ पे ज़रूर हुए होंगे टेंट। तो ये सब यहाँ पर है। और अब जो है लिमचोली पहुँच, जो बड़ी लिमचोली वहाँ पहुँचेंगे हम धीरे धीरे। और आप समझ रहे होंगे इन रास्तों में, ये कैंची जैसे जो रास्ते हैं ये बहुत भारी पड़ते हैं हमें ऊपर आते समय। लेकिन जब बाबा केदार को लेकर जो श्रद्धा है हमारी मन में, जो यात्रियों के मन में मैंने श्रद्धा देखी, वो 50 दुखों को सहने के बाद भी जो है वो पता नहीं करते हैं। और उनसे आप पूछिएगा चाहे वो कितना परेशान हो, कहेंगे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी यात्रा। लेकिन हमें भी उनका उस तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइव तो मैं कर ही रहा हूँ जहाँ तक चलेगा ये, लेकिन आप लोग फॉलो कीजिए हमें। लगातार पहाड़ से जुड़ी हुई, उत्तराखंड से जुड़ी हुई, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई खबरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे और करते भी आए हैं। और बहुत प्यार आप लोगों का हमें मिलता है। करीबन 80,000 हमारे फॉलोवर हैं फेसबुक पर। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सहयोग आपका मिलता है। उस प्यार के लिए शुक्रिया भी हम आपका कहना चाहेंगे। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे उसको शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारा ज़्यादा कोशिश वीडियो में ये रहती है कि वो जो है आपके काम आए, खाली मनोरंजन का साधन न बने। आपको कभी कभी माइंड फ्रेश भी हो, उस तरह के वीडियो भी होते हैं जो देखो, जो हमारा फॉलोवर चाहेगा उसी तरह की वीडियो हम डालेंगे। लेकिन जानकारी भी वीडियो में होनी चाहिए, ऐसी वीडियो भी होनी चाहिए जिसमें आपको जानकारी भी मिले। तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी फॉलो करवाइए, उनके भी कभी काम आ सकता है। और हमारा नंबर भी हमारे पेज में पड़ा हुआ है, आप व्हाट्सअप करके हमारे नंबर से हमें जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जो भी हमसे आप जानकारी पूछेंगे, जो भी हमें लगेगा हमें पता है, ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। तो आप उसको फॉलो और जो शेयर लाइक वगैरह आप करते रहिए साथ साथ में। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये जो है ये मार्ग जो है केदारनाथ पैदल मार्ग है, जिस पे हम केदारनाथ में दर्शन के बाद हम जो है हम घर की ओर वापसी कर रहे हैं। और यहाँ पे रियलिटी चेक भी हम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या अब आप घर बैठे बैठे हमारे इस लाइव से ये सीख सकते हैं कि क्या है ऐसी चीज़ें यहाँ पर। और आप जब आएंगे आप किस तैयारी के साथ आएँ, है ना, आपकी यात्रा सुखद कैसे हो, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं, है ना। तो हमारी यही कोशिश रहती है। और आज केदारनाथ का मौसम जो है बिल्कुल पैक है, बिल्कुल पैक मौसम केदारनाथ में हो रखा है। मौसम के कारण बड़ी दिक्कतें हो रही है केदारनाथ में। लगातार मैं आपसे कह रहा था, ऊपर मैंने आपको ग्लेशियर भी दिखाया। जब ये लाइव ख़त्म होगा आप इसको दोबारा देखेंगे तो इसमें आपको ग्लेशियर भी देखना, जो बड़ी चुनौती है। और ये देख सकते हैं आप नीचे, ये लिमचोली, यहाँ पर मतलब प्रशासन ने और स्थानीय लोगों ने मिलकर हज़ारों लोगों की रुकने की यहाँ पे व्यवस्था है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाऊँगा, पर मुझे ये लगता है कि 2-3 हज़ार लोग आसानी से जो है इन टेंटों में रह सकते हैं लिमचोली में। और ये अहम पड़ाव है केदारनाथ यात्रा का। जिस तरह से पहले जब आपदा नहीं आई थी 2013 की, उससे पहले रामबाड़ा सबसे बड़ा पड़ाव था यात्रा का। तो और जब आपदा के बाद रामबाड़ा पूरी तरह से बह गया, सब आप सब लोगों को पता है। मैं अगर लाइव में मेरा लाइव वहाँ तक चला नीचे तक, तो मैं आपको रामबाड़ा भी दिखाऊँगा। वो रामबाड़ा भी दिखाऊँगा जो केदारनाथ आपदा में जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काल के गाल में जिस जगह में समाये, उस जगह को भी दिखाऊंगा। और आप देखते हैं बिल्कुल बेतरतीब ढंग से जो है ये घोड़े खच्चर यहाँ पे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल बेतरतीब। इनका चालान होना चाहिए प्रशासन को। अगर स्टार्टिंग में इन पर चालान होगा तो बाद में ये लोग जो है थोड़ी ढंग से चलेंगे, यात्री परेशान नहीं होंगे। कई लोग बूढ़े लोगों को धक्का मार देते हैं, घायल हो जाते हैं। पिछली बार भी कई लोग घायल हुए। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य ये है कि यात्रा अच्छी चले, बहुत अच्छी चले। जो यात्री यहाँ पर आए वो अपने साथ इस तरह का अनुभव ले जाए कि वो 10 और लोगों को बोले
कि यात्रा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे ये फैसिलिटी थी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग जो है घोड़े खच्चर में बैठ करके अपने घर वालों को यात्रा मार के को भी दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा चलते चलते, कि हेली से जो केदारनाथ यात्रा है ना, वो सबसे इजी लगी मुझे। अगर आप हेली से अगर केदारनाथ यात्रा पे आप जाते हैं तो मैंने ये लगाया कि आप ये समझिए कि 7,000 6,000 रुपये के आपके टिकट, हेली टिकट पड़ जाता है आपको, मतलब अप डाउन दोनों जगह, मतलब 7,000 में अप डाउन। और दूसरी बात है आपको कमरा भी रूम नहीं लेना पड़ेगा, 4,000 का तो रूम ही पड़ता है ना। खाना भी 1,000 रुपये आप खाने की भी लगाओ एक दिन की, तो आप अगर उसको टोटल निकालेंगे तो परेशानी अलग। अगर आप घोड़ा खच्चर करोगे तो उसका भी तो आप 2-4 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा लगा लो। और हेली से जाने वाला VIP भी है और सस्ते में यात्रा भी कर रहा है, और पैदल जाने वाला गरीब भी है और महंगी यात्रा हो रही है उसकी यात्रा में, केदारनाथ यात्रा में गौरीकुंड से केदारनाथ जाने में उसके 8-10 हज़ार रुपये खर्च हो रहे पैदल यात्री के, और हेली वाले के मात्र जो है 7-8 हज़ार में उसका सब काम हो रहा है। वापस पहुंच रहा हूँ मज़े में, उसको पता भी नहीं लगेगा कि यात्रा उसने कर ली। तो एक बड़ी रोचक बात है, और इस पर भी मंथन करना चाहिए। और ये ग्लेशियर, एक और ग्लेशियर मैं आपको बताऊंगा। ये और अब लिमचोली के बिल्कुल लिमचोली हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं जितनी संख्या में यात्री ऊपर की ओर आ रहे हैं उतनी संख्या में नीचे जाने वाले नहीं हैं अभी। अब जो है कल से ये शुरू होगा कि बराबर संख्या में नीचे से भी यात्री आएंगे और बराबर संख्या में ऊपर से भी यात्री जाएंगे। और फिर घोड़े खच्चर अगर सही ढंग से नहीं चलेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये कितना भयंकर लोड इस खच्चर पे है। ये और अकेला आदमी है, ये भी खच्चर उसी का है, ये भी उसी का है, ये भी उसी का है, और ये लास्ट में एक आदमी हो गया। अब आप बताओ, और इतना लोड कर रखा है, किसी यात्री पे टक्कर मारेगा वो तो पूछेगा उसको सॉरी, बेचारे को सॉरी बोलना भी नहीं आता है। और यहाँ पर ये गढ़वाल मंडल विकास निगम का गेस्ट हाउस है, यहाँ पे उनके रूम्स हैं अवेलेबल रहते हैं, और टेंट भी अवेलेबल रहते हैं, रूम्स भी। और बहुत अच्छी, मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ रहा भी हूँ, बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे रहती हैं गढ़वाल मंडल के उसमें। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट भी है, तो दोनों तीनों सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है, सारी सुविधाएं। तो अगर आप पैदल कर रहे हैं यात्रा और आप कम चलने वाले हैं, आप जो है 16 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है इसको आप केवल जो 8-8 किलोमीटर करके तय करना चाहते हैं, तो फिर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भले इनके गढ़वाल मंडल के जो रेट हैं वो प्राइवेट की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन सुविधाएं बहुत अच्छी रहती हैं। जब फिर हम देख सकते हैं रास्ते में कहीं कहीं पे कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। और परसों जब हम आ रहे थे तो बारिश हुई थी, बहुत टफ ये रास्ते हो गए थे परसों। और ये शौचालय इस बार यहाँ पे बने हैं तीर्थयात्रियों के लिए, और सबसे भीड़ भाड़ वाला यात्रा पड़ाव भी है ये। तो मैंने आपको जैसे बोला था कि पहले जो है, पहले जब केदारनाथ यात्रा करते थे तो इधर से नहीं होती थी केदारनाथ यात्रा, बल्कि केदारनाथ यात्रा जो है, हाँ केदारनाथ यात्रा जो, जरा मुंह से बोल ले भाई, हाँ ऐसे कहाँ दौड़ा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से जो है धक्का घोड़े खच्चर वाले दे रहे हैं, क्या बोलेंगे। अगर प्रशासन के कोई अधिकारी अगर हमारी इस लाइव को देख रहे हैं तो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन इनको ज़रूर दिए जाने चाहिए कि जो है इस तरह से ना करें जिससे यात्रियों को परेशानी हो, है ना। और हम तो युवा हैं, हम तो फिर भी झेल जाएंगे, लेकिन जो बुजुर्ग तीर्थयात्री होते हैं वो बेचारे गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। ये देख सकते हैं आप बुजुर्ग तीर्थयात्री, तो बेहद ज़रूरी है इस पर रोकना। हाँ, तो मैं इस बात पे था कि पहले जो है जो यात्रा होती थी केदारनाथ की, जो यात्रा होती थी, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये
लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये रास्ता नहीं था पहले केदारनाथ यात्रा का। 2013 की आपदा से पहले जो है केदारनाथ यात्रा जो है हमारे जो सामने पहाड़ है, सामने वाला पहाड़ है, वहाँ से होती थी। वहाँ था केदारनाथ का पैदल मार्ग और उसी रास्ते में रामबाड़ा पड़ता था और वही यात्रा का सबसे बड़ा पड़ाव होता था। और अब 2013 की आपदा के बाद ये इस वाले पहाड़ पे ही रास्ता बनाया गया। पहले उस पहाड़ पे था जो आपको सामने दिख रहा है, अब इस पहाड़ पे है। तो ये रास्ता बनाया गया और ये पुराने लोग ये बता, मैंने आपको जैसे बताया गौरीकुंड से करीब जो है, मैं आपको अभी किलोमीटर में आगे फिक्स करूँगा, थोड़ी मुझे किलोमीटर में थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन हम इस समय लिमचोली में है। और ये आप देख सकते हैं घोड़े खच्चर किस बेतरतीब ढंग से चल रहे हैं। यात्रियों के लिए चलने की जगह ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है ये तीर्थयात्रियों के लिए, सबसे बड़ी, और प्रशासन के लिए भी। और प्रशासन के लिए भी ये चुनौतियाँ कि इनका यूटिलाइज भी करना है और सिस्टम से करना है। कैसे होगा ये ऐसा? इसके लिए आपको थोड़ी नियम सख्त करने पड़ेंगे, थोड़ी 2-4 लोगों पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। उसके बाद शायद हालात काबू में होंगे। और लॉन्ग टर्म अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए घोड़े खच्चरों के लिए मेरा ये मानना है, और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि घोड़े खच्चरों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए, यात्रियों के लिए अलग रास्ता होना चाहिए। पैदल यात्रियों के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं पैदल यात्री को। और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा आर्थिकी केदारनाथ यात्रा में जो है वो पैदल यात्री से है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको पैदल यात्री से होता है। वो पैदल चलते चलते आपकी हर दूसरी तीसरी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदता है, आपके कमरों में रुकता है, आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट देता है। वो आपके जो युवा यहाँ पर जो है, हमारे युवा जो यहाँ पे दुकानें लगाए हुए हैं, उनको रोज़गार दे रहा है वो पैदल यात्री। तो उसको असुविधा नहीं होनी चाहिए। हेली वाली यात्री से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, केवल हेली कंपनियों को फ़ायदा है। हेली कंपनी उससे पैसा लेती हैं, केदारनाथ पहुंचाती हैं, दर्शन करता हो वीआईपी की तरह, और फिर जो है हेली में बैठ के निकल जाता है। ना तो वो आपकी दुकान से कोई सामान खरीदता है, ना वो आपकी चाय पीता है, ना खाना खाता है, ना होटल में रुकता है, कुछ नहीं। और सरकार को भी कितना बेनिफिट होता है उससे? कुछ भी नहीं। हेली कंपनी मुश्किल से एक यात्री के उसमें कितना रेवेन्यू देती होंगी, लेकिन वो वीआईपी बन जाता है। तो हेली के या तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए, और पैदल यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही पैदल और जो घोड़े में आपके यात्री चल रहे हैं, घोड़े खच्चरों में, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उनको दिक्कत हो रही है तो आपकी यात्रा पे सवाल उठेंगे। फिर वीआईपी के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन वो गरीब तीर्थयात्री जो पैदल बेचारा चल रहा है, उसकी सुविधाओं के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो ये बातें करते करते मेरा भी टाइम निकल रहा है। मैं भी मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये हो रहा है कि मेरी यात्रा चल रही है, मजे में। मैं एक जगह नहीं बैठा, केदारनाथ से मैं पैदल चला तो एक जगह नहीं बैठा, और आप लोगों से बातचीत करते करते समय भी कट रहा है और मैं आगे भी पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया भी कहना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, लगातार यात्री जो है बढ़ रहे हैं, कोई पैदल है, कोई घोड़े में है। ये हमारे साथ, हमारे पीछे हमारे नेपाली भाई बंधु खूब हल्ला करते 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 चलते हैं, और सलाम इनके जुनून को भाई। ये मैंने कई नेपाली भाई ऐसे देखे जो गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक 2-2, 3-3 चक्कर करते हैं एक दिन में, 3-3 चक्कर, ऊपर नीचे। और अगर हम लोग, इनका दर्द हमें तब पता लगता है जब हम इस पैदल रास्ते पे मात्र जो ऊपर चढ़ते हैं एक राउंड एक दिन में, तो हमें पता लगता है कितना जो बड़ा काम है जो ये करते हैं। और आधे से ज़्यादा घोड़े खच्चर जो है इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं, है ना। तो बड़ा योगदान है केदारनाथ यात्रा में नेपालियों का भी, नेपाली मजदूरों का भी। और कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, घोड़े खच्चर वाले भी हैं, तो कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से अपना काम करते हैं। उन लोगों को बाबा केदार का आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, और हमारी तरफ से थैंक्स भी उनको। ये फिर मैंने जो आपको ऊपर बोला था, ये फिर वही तस्वीर हमको यहाँ पे मिली देखने को। देख सकते हैं आप, युवा बर्फ़बारी का मज़ा ले रहे हैं। देखिए, ये आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप किसी और के साथ नहीं कर रहे हैं।
ये दुर्गम क्षेत्र है, ये कोई देहरादून के पास मसूरी नहीं है, मसूरी धनोल्टी का क्षेत्र, जहाँ से जो आप घंटा भर में आप जो है देहरादून पहुँच जाए।